हाई वोल्टेज स्टडी करने से पहले थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ओबी सिस्टम का। आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी ओबी सिस्टम का? किसी को है? या सारी क्लास को है या किसी को भी नहीं है? नो मैडम, कोई आइडिया नहीं है इसका। अब आपके पिछले सेमेस्टर में भी ओबी बेस्ड ही इवैल्यूएशन हुई है आपकी और इस सेमेस्टर में भी आपकी ओबी बेस्ड इवैल्यूएशन ही होगी। तो उसके लिए थोड़ी-सी आप लोगों को अगर ओबी की इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो आप लोगों के लिए स्टडी करना आसान होगा। हाँ जी, ओबी सिस्टम क्या चीज़ है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है? ओबी सिस्टम आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि चूंकि जो एनटीसी है आपकी टेक्नोलॉजी काउंसिल, इसका पिछले दिनों विजिट भी हुआ है, इन्होंने सारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो अपने प्रोग्राम्स हैं, इनकी कोशिश है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ जाए। तो ये सिडनी अकॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, सिडनी अकॉर्ड, वहाँ जिस तरह इंजीनियरिंग वालों का वाशिंगटन अकॉर्ड है, इसी तरह टेक्नोलॉजी वालों की जो एफिलिएशन है वो सिडनी अकॉर्ड के साथ होगी। तो उनके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरने के लिए फिर जो हमारी सारी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, जो हमारा करिकुलम है, उसको ओबी पे शिफ्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो आप लोगों का भी करिकुलम ओबी पे शिफ्ट हो रहा है। ओबी क्या चीज़ है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन। इन्हीं केस में आपके कोर्स कंटेंट्स वही रहेंगे जो ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं या आपके सीनियर्स ने पढ़े हैं। सिर्फ जो आपकी असेसमेंट का जो स्टाइल है ना, या थोड़ा-सा टीचिंग का स्टाइल और असेसमेंट का स्टाइल, वो चेंज हो जाएगा। असेसमेंट से मुराद कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं और आपके जो मार्क्स, किस तरह हम आपको जज करते हैं कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है? तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, ये स्टूडेंट ने क्या सीखा है एग्ज़ैक्ट उस पे फ़ोकस करता है। और आउटकम बेस्ड एजुकेशन के हिसाब से जिस तरह असेसमेंट होती है, वो इस तरह होती है कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपके सब्जेक्ट के मार्क्स खोल के देखे, तो उसको एग्ज़ैक्ट आइडिया हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस बच्चे ने कौन-कौन से टॉपिक्स इसको कितने आते हैं। जो हमारे पहले रूटीन का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें हमें आइडिया नहीं होता। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हाई वोल्टेज में किसी ने बी लिया है, तो हाई वोल्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं डिफरेंट आगे, ठीक है? हो सकता है कुछ टॉपिक्स में वो बहुत अच्छा हो, कुछ टॉपिक्स में बिल्कुल अच्छा ना हो। ये भी हो सकता है सब टॉपिक्स में वो एवरेज हो। लेकिन पहले जस्ट बी ग्रेड देख के कोई आइडिया नहीं होता किसी बंदे को, ठीक है? आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहीं बाहर जाएँ, कि कहीं भी जाएँ, तो किसी भी बंदे को कोई आइडिया नहीं होता आपका जस्ट ग्रेड देख के, कि क्या आप लोग, यानी आप उनमें से जो स्पेसिफिक टॉपिक है, उसमें आप कौन से टॉपिक्स में अच्छे थे, कौन से टॉपिक्स में आप बुरे थे। अब ओबी एजुकेशन सिस्टम से आपकी जिस तरह असेसमेंट होनी है, उससे ये है कि अंदर टॉपिक वाइज स्टूडेंट की जो एबिलिटी है ना, वो भी ज़ाहिर होगी कि कौन से टॉपिक्स में इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, कौन से टॉपिक्स में इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है इस टाइम? स्क्रीन जी नज़र आ रही है मैम। मेरी? हाँ जी। ठीक है, ओबी इसको क्या कहते हैं? आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है? इसके अंदर जो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, पीईओस, पीएलओस। अब ये नहीं कि जो मैंने आपको ये बताया है कि इसका क्या मकसद है ओबी का और ये क्या करता है, अब वो अचीव कैसे करता है, कैसे किस तरह का सिस्टम है, क्या इसमें करते हैं कि हर बच्चे की स्पेसिफिक टॉपिक वाइज वैल्यूएशन हो जाती है और एक बच्चे के अंदर एट द एंड ऑफ द डिग्री क्या स्किल्स उसके अंदर आए हैं। चूंकि जीपीए से नहीं पता लगता कि कौन सा बच्चा कितने पानी में है, ठीक है? जीपीए से नहीं आइडिया होता कि कौन से बच्चे में कौन से स्किल्स ज्यादा अच्छे आए हैं, कौन से नहीं अच्छे आए। 3.4 दो बच्चों का जीपीए हो सकता है, लेकिन उन दोनों के अंदर स्किल्स मुख्तलिफ डेवलप होंगे। कोई हो सकता है कि पावर में अच्छा हो, कोई हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है? तो ये वाली जो चीज़ है ना, कि एग्जैक्ट पता लगे हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल के इस पूरी डिग्री को पढ़ने के बाद इसके अंदर कौन से स्किल्स आए हैं, वो हम अब ये जो ओबी एजुकेशन सिस्टम है, इसके थ्रू हमें आइडिया हो सकता है। अब वो किस तरह आइडिया होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें होते हैं प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स और कोर्स लर्निंग आउटकम्स, ठीक है? अभी ये जो पीईओज है ना, ये आपके डिपार्टमेंट लेवल पे होते हैं, ये 2-3 होते हैं। ये नहीं कि ये हमने ब्रॉडली डिफाइन किया होता है कि हमारे बच्चे जब 4 साल बाद यहाँ से पढ़ के जाएंगे, तो उसके बाद मार्केट में जाके तो वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे।
अभी इनके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बताती, बहुत लेक्चर फिर इस पे लंबा हो जाएगा। आपने जो फिलहाल मेन आपका कंसर्न है ना, वो आपका कंसर्न है पीएलओस के साथ और सीएलओस के साथ। पीएलओस हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, ये 12 पीएलओस हैं, ये डिफाइंड बाय एनटीसी हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के भी यही तकरीबन सेम है, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी का फर्क है। ये एनटीसी की तरफ से डिफाइंड है और उनकी तरफ से कंपलसरी है कि यही हमने मिनिमम यही पीएलओस रखने हैं। तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने यही फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम एटलीस्ट ये तो लाजमी रखने होते हैं। अब ये वो वाली क्वालिटीज है या एट्रीब्यूट्स है जो एक बच्चे के अंदर होने चाहिए जब वो 4 साल यहाँ से पढ़ के चला जाएगा। ये वो क्वालिटीज डिस्क्राइब की हुई है इन पीएलओस में। पीएलओस क्या चीज है? प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के, ये पूरा प्रोग्राम स्टडी करने के बाद बच्चे के अंदर जोन सी क्वालिटीज पैदा होनी चाहिए, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे क्वालिटीज पैदा होंगी, ये 12 हैं हर बच्चे के अंदर, ये 12 क्वालिटीज की मुख्तलिफ परसेंटेज होगी। कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा होगा, कोई कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा होगा, कोई एथिक्स में ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपके जो एजुकेशन सिस्टम जिस पे हम आपकी असेसमेंट करेंगे, तो वो क्लियरली हर बच्चे को डिफाइन कर देगी कि इस बच्चे के ने कितने परसेंट एथिक्स को लर्न किया है, कितने परसेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लर्न किया है, कितने परसेंट किस चीज को लर्न किया है। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन से हैं, आपने कौन से यानी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक फर्स्ट वन है इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है। ये इंजीनियरिंग नॉलेज है, ये आपकी बेसिक जो है इंजीनियरिंग नॉलेज है, जिसको आप कह लें कि जो हर सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होती है कि जी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं, थेवेनिन थ्योरम क्या है, नॉर्टन थ्योरम क्या है, हाई वोल्टेज के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, ब्रेक डाउन इन गैसेस कैसे होता है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। यानी कि बेसिक जो इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए होती है कि सर्किट एनालिसिस की टेक्निक्स, आपकी पावर सिस्टम एनालिसिस में आप डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, न्यूटन रैफसन और इधर उधर की चीजें, यानी कि जो बेसिक आपकी नॉलेज है इंजीनियरिंग नॉलेज, वो आपका पीएलओ नंबर 1 है। अब इस एट द एंड ऑफ द डिग्री इस स्टूडेंट की जितनी परसेंटेज पीएलओ 1 अचीव हुई होगी, उससे आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे के अंदर इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज कितनी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज कितनी है। पीएलओ नंबर 2 है प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है। सिर्फ इंजीनियरिंग नॉलेज होना काफी नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो उसको आप कितना अच्छा उसका एनालिसिस कर सकते हैं, वो आपका पीएलओ नंबर 2 है। इसमें जितना परसेंट बच्चे ने अचीव किया होगा, आइडिया हो जाएगा कि ये बच्चा प्रॉब्लम एनालिसिस में कितना अच्छा है। अब दो बच्चों के सेम जीपीए हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक प्रॉब्लम एनालिसिस में ज्यादा अच्छा हो लेकिन उसकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज इतनी अच्छी ना हो, दूसरा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छा हो लेकिन उसकी प्रॉब्लम एनालिसिस इतनी अच्छी ना हो। तो फिर जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पाकिस्तान में तो पता नहीं इतनी डिटेल में आपको कोई देखेगा कि नहीं, लेकिन इंटरनेशनली फिर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो कंपनी वाले हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि हमें प्रॉब्लम एनालिसिस वाला बच्चा ज्यादा सूट करता है, कि जिसकी प्रॉब्लम एनालिसिस ज्यादा अच्छी है। इंजीनियरिंग नॉलेज खैर है वो बाद में पढ़ के भी कर लेगा, हमें मेन प्रॉब्लम एनालिसिस वाला बंदा चाहिए। यहाँ वो देखेंगे कि नहीं जी हमें मेन इंजीनियरिंग नॉलेज वाला बंदा चाहिए। तो वो इस तरह आपको बेटर जज कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ आपके जीपीए से जज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग नॉलेज भी होगी, प्रॉब्लम एनालिसिस भी अगर आप करना आ गया, फिर आपके अंदर कितने परसेंट एबिलिटी डेवलप हुई है कि आप न्यू सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकें, डिजाइन कर सकें, न्यू चीजों को लेके आ सकें। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नए स्मार्टफोन्स निकाल रहे हैं, नई हर चीज, ये टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है, वो किस तरह हो रही है, यही इंजीनियरिंग के और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, ये दोनों इस तरह के जो टेक्निकल लोग हैं, जाहिर है वही न्यू सॉल्यूशंस निकालते हैं, जो कोई प्रॉब्लम देखते हैं पुरानी में या कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स करते हैं। तो वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हुई है या नहीं हुई, या कितने परसेंट डेवलप हुई है, ये आपकी, यानी कि ये होनी चाहिए लाजमी डेवलप। इनका एक मिनिमम थ्रेश होल्ड है कि बच्चा फिर ही पास होगा अगर ये मिनिमम 40% या 50% आई थिंक, वो इतनी इनके अंदर मिनिमम ये चीज डेवलप हो जाएगी, फिर ही उसको पास कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। यानी इनका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि एटलीस्ट इतनी है तो एबिलिटी सबके अंदर होनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे ऊपर जितनी है वो ज्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रॉडली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको एक जनरल प्रॉब्लम दे दी हुई है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, रेलिवेंट डाटा सेलेक्ट करें, डेटाबेसेस से लिटरेचर देखें, डिजाइन करेंगे, ये वो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है मॉडर्न टूल यूजेज,
मॉडर्न टूल यूजेज। मॉडर्न टूल यूजेज इसमें मोस्टली आपका लैब वर्क से ये रिलेटेड है, ठीक है। आपकी अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपने लैब सारी कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आपके अंदर एबिलिटी होगी, आपको पता होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मैंने काम करना है, इसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए मुझे। कुछ कामों के लिए आपको सॉफ्टवेयर के टूल्स चाहिए होंगे, कुछ कामों के लिए आपको हार्डवेयर के टूल्स चाहिए होंगे, तो ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जज कर सकें कि मुझे कौन से टूल्स चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड द सोसाइटी। an ability to demonstrate understanding of the societal health safety legal and cultural issues consequent responsible। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम लोग इस पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनली इसकी काफी इंपॉर्टेंस है कि आपकी जो डिग्री और जो आपकी नॉलेज है वो सोसाइटी पे किस तरह इम्पैक्ट कर रही है। कल को आप जॉब में कोई डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है बेशक या प्राइवेट जॉब है, आपके अंदर कोई टेक्निकल चीजें हैं, उसमें जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जस्ट रैंडम डिसीजन नहीं लेना, या आपने जस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिसीजन लेना है। आपने ये भी देखना है कि आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या आप किसी कंपनी के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कोई हेल्थ और सेफ्टी का इशू तो नहीं होगा, कोई यहाँ पे कल्चरल जो इश्यूज है उनके साथ तो नहीं आपका डिसीजन क्लैश कर रहा है, ये नहीं कि सोसाइटी के अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो आपकी किसी भी एबिलिटी का या आपके किसी भी डिसीजन का। ये एट्रीब्यूट या ये क्वालिटी भी एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर डेवलप होनी चाहिए कि उसको आइडिया हो कि उसकी जो टेक्निकल डिसीजन है वो सोसाइटी पे किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। फिर आता है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये भी उस वो सोसाइटी यानी कि लोगों के एतबार से, ये वैसे कि नेचर के एतबार से कि आप इन्वायरमेंट को तो नहीं कोई नुकसान पहुंचा रहे, आप जो भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं या कहीं पे पावर प्लांट लगा रहे हैं या कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह उसके डिसीजंस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उसने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या कोई सोल्यूशन डिजाइन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उससे कोई इन्वायरमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आ जाता है एथिक्स, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड कमिट टू प्रोफेशनल एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज इनफ नहीं है, आपको वर्क प्लेस पे एथिकली चलना भी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने बॉस के साथ किस तरह बिहेव करना है, आपने अपने कॉलीग्स के साथ किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। आपने इन जनरल आपकी अगर पब्लिक डीलिंग है तो लोग आ रहे हैं तो उनके साथ किस तरह बिहेव करना है, या आपने मतलब करप्शन नहीं करनी, या इस तरह की जो एक बेसिक एथिक्स हैं जो हमारे इस्लाम भी हमें सिखाता है और जो हमें इस्लाम सिखाता है इंटरनेशनली भी बेसिक ह्यूमन एथिक्स वही है, ठीक है। तो आपके अंदर एथिक्स एग्जिस्ट करने चाहिए, आपको अच्छाई और बुराई में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी नॉलेज बैड साइड पे नहीं यूज करनी, आपने अपनी जो ये सारी नॉलेज और अपने जो डिसीजन आपने कल को लेने जाके अपनी जॉब में या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो आपने चीजें लर्न की उनको प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है, तो आपका सारा बिहेवियर एथिकल होना चाहिए। ये आपके अंदर एक एट्रीब्यूट या क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। ये भी जितने परसेंट जिस बच्चे के अंदर डेवलप होगी उसे आइडिया होगा कि कितना कितने परसेंट एथिकली अवेयर है कि मेरी क्या एथिक्स है और मैंने किन में रहना है। फिर आता है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, ठीक है। एन एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ मेंबर ऑफ अ लीडर, एज अ मेंबर और लीडर इन अ डाइवर्स टीम्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज भी डेवलप की जाएं कि आपको अकेले काम दिया जाए तो आप अकेले भी काम कर सकें, और अगर एज अ टीम आपको काम दिया जाए तो आपके अंदर एबिलिटी हो एज अ टीम चलने की, या बेशक आप टीम के लीडर हैं या टीम के मेंबर हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं डेवलप होती कि टीम के साथ किस तरह चलना है। यहाँ पे वो इस तरह जो मतलब कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, फिर वो जाके प्रोफेशनल लाइफ में अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। बेशक ओवरऑल एक टीम बनी होती है, लेकिन टीम के साथ सपोर्टिव बिहेवियर नहीं होता, हर बंदे को अपना क्रेडिट लेने की अलग पड़ी होती है, ठीक है, अलग काम हो रहा है, और ये वो इस तरह की चीजें जो सी वो डिस्ट्रक्टिव चीजें, और ये इससे ओवरऑल आपका जो भी काम या टास्क है, ठीक है,
उसके अंदर डिलेज आते हैं या वो अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो ये भी आपने सीखना है कि एज अ टीम किस तरह चलना है। टीम के अंदर आपका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि वो दूसरे सब टीम मेंबर्स के लिए सपोर्ट बने। ठीक है, इस तरह की सारी क्वालिटीज की अगर आप टीम लीडर हैं तो आपने बाकी टीम को किस तरह मोटिवेट करके रखना है, किस तरह चलना है, या आप टीम के मेंबर हैं तो आपने बाकी सबके साथ हारमोनी में किस तरह चलना है, और अगर आपको अकेले काम दे दिया तो आपने अकेले भी काम किस तरह करना है। ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों के साथ बात कैसे कर रहे हैं, मिल कैसे रहे हैं, निगोशिएशंस कैसे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। फिर आपने जो कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया उसको इन राइटिंग किस तरह कम्युनिकेट किया है दूसरे लोगों तक, आम लोगों तक किस तरह किया है, टेक्निकल अपनी जो कमेटी है उस तक किस तरह कम्युनिकेट किया है। इसमें डिफरेंट चीजें आती हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल यानी कि आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपको प्रोजेक्ट दिया गया उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह इफेक्टिवली उसको कैरी आउट करना है, ये सारे स्किल्स आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका टेक्नोलॉजी का जो प्रोफेशन है ये आपका एक कॉन्टिन्यूस इसमें लर्निंग चाहिए। इसमें किसी भी पॉइंट पे आप लर्निंग स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिस टाइम आपको हो के ओके मैंने इनफ लर्न कर लिया है अब मेरी यही नॉलेज है। आपने कॉन्टिन्यूसली अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है, तभी आप मार्केट में इन रहेंगे, तभी आप जॉब के साथ अप टू डेट रहेंगे, तभी आपके प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो तभी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हैं 12 पीएलओस या 12 क्वालिटीज कह लें जो कि एक इंजीनियर के अंदर भी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर भी डेवलप होनी चाहिए एट द एंड ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, और ओबी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हम असेसमेंट इस तरह करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डिग्री हर स्टूडेंट के अंदर शो हो रही होती है कि ये 12 क्वालिटीज हर स्टूडेंट के अंदर कितने परसेंट मौजूद है। ठीक है, और इसका कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड भी है जो कि हर स्टूडेंट ने अचीव करना होता है, फिर ही उसको पास कंसिडर किया जाएगा कि ओके ये डिग्री ठीक है ये ले सकता है। अगर कोई क्वालिटी आपने पास नहीं की तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एग्जाम होगा आपका, जिस तब तक कि आपके अंदर जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 50% है या 40% है वो पूरी नहीं हो जाती। बाकी उससे ज्यादा जिसके अंदर होगी वो तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको पूरा करना पड़ेगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी कम्युनिकेशन में कितने परसेंट वो बच्चा ने अचीव कर लिए, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल कितने परसेंट आ गए हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज के स्किल कितने परसेंट आ गए हैं, ये सब चीजें हम किस तरह अचीव करेंगे। ठीक है, उसमें आ जाते हैं आपके सीएलओस। जो सीएलओस है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके पीएलओ से। ठीक है, हर ओवरऑल जो आपके ये 12 एट्रीब्यूट है ना, आपका हर सब्जेक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि मेरे सब्जेक्ट में इन 12 एट्रीब्यूट्स में से कौन से एट्रीब्यूट बच्चे के अंदर डेवलप हो रहे हैं। और वो सब्जेक्ट किस तरह डिफाइन करता है, सीएलओ से। सीएलओ है कोर्स लर्निंग आउटकम्स। हर सब्जेक्ट के अपने सीएलओ हैं, यानी कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स है। कोर्स लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक वो हैं कि जी ये सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटीज डेवलप होंगी, और फिर वो एबिलिटीज आगे जाके मैप की होती हैं साथ पीएलओ के साथ। अच्छा बच्चे के अंदर ये एबिलिटी डेवलप होगी, इसका मतलब ये और ये वाले पीएलओस में इसकी यानी कि इस सब्जेक्ट की कंट्रीब्यूशन होगी इन पीएलओस में। तो वो फिर सीएलओस में आपने जिस तरह के मार्क्स लिए होते हैं ना तो वो आपके जाके पीएलओस में लग जाते हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट के जब लगते हैं तो अल्टीमेटली वो जो 12 पीएलओस है ना उनके अंदर मार्क्स पता लग जाते हैं कि आपने ओवरऑल पूरी डिग्री में उन पीएलओस में कितने मार्क्स लिए। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाती हूँ हाई वोल्टेज का। ठीक है, ये हाई वोल्टेज का आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर अभी हो सकता है ये अभी जैसे हम ये हमने इनिशियल जस्ट बनाए हैं सीएलओज, अभी हो सकता है कि जैसे जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ाएं तो कोई इसमें चेंजेस आए। तो लेकिन फिलहाल ये सीएलओज है। सीएलओज क्या चीज है कि एग्जैक्ट वो चीज, पीएलओ वो थे वो चीजें थी कि क्या क्वालिटीज या क्या एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप होंगी आफ्टर 4 years ऑफ योर डिग्री। सीएलओ स्पेसिफिक टू कोर्स है, यानी कि इस सेमेस्टर में आपको कोर्स ये स्टडी करने के बाद आपके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, क्या हमारे आउटकम्स हैं, क्या हम चाहते हैं कि आपके अंदर पैदा हो जाए। अब ये हमारे जो है हाई वोल्टेज है इसके 4 सीएलओज हैं, यानी कि 4 चीजें मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के अंदर डेवलप हो जाए इस कोर्स के एंड तक। ठीक है, नंबर 1 है रिकॉग्नाइज वेरियस टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशंस इन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। ठीक है, आप
ये कोर्स पढ़ने के बाद एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में आइडिया हो, और हर टाइप की क्या स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। हाई वोल्टेज की डिफरेंट इक्विपमेंट है ना, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स हैं, हाई वोल्टेज की पावर लाइंस हैं, हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर है, डिफरेंट इक्विपमेंट है हाई वोल्टेज की। तो डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से हैं, और कौन सी एप्लीकेशन है उनकी, कौन सी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट में यूज हो रहे हैं, मल्टीपल में यूज हो रहे हैं, एक में यूज हो रहे हैं, ये सारी नॉलेज आपको हो। ठीक है, ये आपकी जो नॉलेज है, ये आपकी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ये CLO 1 है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो नॉलेज है, चूंकि ये बेसिक इंजीनियरिंग की नॉलेज है, तो ये वाली अगर चीज आप अचीव कर लेते हैं कि आपको बेसिक इंसुलेटर्स के बारे में पता लग गया और उनके एप्लीकेशन के बारे में, तो ये आपकी इसमें जितने मार्क्स आएंगे वो आपके PLO 1 में जाके लगेंगे। ठीक है, PLO 1 हमारा क्या था, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज, के बच्चे के अंदर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो ये वाला हमारा CLO है, ये आपके PLO 1 के साथ लिंक्ड है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज के साथ, कि जब आपके अंदर ये क्वालिटीज पैदा हो जाएगी कि आपको इंसुलेटिंग मटेरियल्स का पता लग गया और उनकी एप्लीकेशंस का, तो ये पॉइंट्स मिल गए आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज को। सेकंड है एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली आपके इंसुलेटर्स समझ लें, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपका इंसुलेटर, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स के अंदर SF6 गैस होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होती है, एक इंसुलेटर होती है। इसी तरह आपके 3 टाइप्स के इंसुलेटर हो सकते हैं। वो इंसुलेटर फेलियर किस तरह होता है कि इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब वो ब्रेक डाउन के क्या मैकेनिज्म है, ये आपको पता हो अगर, ठीक है, ये आपको पता हो, तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको पता होने चाहिए कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या है। और जब ये आपको पता लग जाएंगे, तो जो आपका PLO 2 था, प्रॉब्लम एनालिसिस का, ठीक है, ये उस पे जाके मैप हो रहे हैं कि आपको जब ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म्स पता लग जाएंगे, तो फिर कल को कोई इंसुलेटर ब्रेकडाउन होता है आपकी जॉब के दौरान या किसी भी पॉइंट पे, या आपको कोई टास्क दिया जाता है कि अच्छा ये है, इसके अंदर ये इंसुलेटर है, तो आप एनालिसिस करके बताएंगे क्या हुआ होगा। तो आपको सारे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म्स के बारे में पता होगा, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का, कि इसको क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से ये इस तरह ब्रेकडाउन हो गया। ठीक हो गया, ये आपका PLO 2। इसमें जितने आप मार्क्स लेंगे ना, ये वाला जो एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जब ये मैं आपके असेस करूंगी, चाहे असाइनमेंट के थ्रू करूं, मिड के थ्रू करूं, क्विज के थ्रू करूं, इसमें आप जितने मार्क्स लेंगे वो पॉइंट्स आपके PLO 2 में चले जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ हाई वोल्टेज जनरेशन एंड मेजरमेंट डिवाइसेस। ठीक है, ये भी आपकी जो हाई वोल्टेज की जनरेशन जो डिवाइसेस करती हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। इसके अलावा हाई वोल्टेज को जो डिवाइसेस मेजरमेंट करती हैं, ठीक है, पहले ये इनके बारे में आप स्टडी करेंगे, पहले तो बेसिक स्टडी करना शुरू करेंगे ना, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर ये है कि इनकी परफॉर्मेंस, कि ये किस तरह डिजाइंड है, और फिर जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कौन से पैरामीटर्स पे इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, और कौन सी जगह पे कौन सी मेजरमेंट की डिवाइस यूज करनी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी जनरेशन की डिवाइस यूज करनी चाहिए। इस तरह की चीजों का जब आप एनालिसिस कर लेंगे, तब भी आपके अंदर वो प्रॉब्लम एनालिसिस वाली एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट्स लेंगे वो भी आपके PLO 2 पे जाके मैप हो जाएंगे। और थर्ड वन है डेमोस्ट्रेट द फोर्थ है डेमोस्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टिंग मेथड्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड पावर ऑपरेटर्स एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये आपका लैब का CLO है, ये आप लैब के थ्रू अचीव करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग मेथड और ये सारे पावर ऑपरेटर्स के बारे में जो आप स्टडी करेंगे, ये आपका लैब का CLO, और ये आपका PLO 4 इन्वेस्टिगेशन वाले पे, यानी कि ये जब आप स्टडी कर लेंगे, ये स्किल आपको डेवलप हो जाएगा, इसके जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके PLO 4 में पॉइंट्स चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा लैब वाला इन्वेस्टिगेशन वाला है। क्लियर हो गया। हाँ जी, मेरी कोई आप में से कोई बच्चा फीडबैक भी दे, मेरी आवाज वगैरह आ रही है, आप लोगों को ठीक सुन रहे हैं मेरी बात, या ऑन करके चले गए हैं बस। नहीं नहीं मैम जी, आ नहीं रही है आवाज। नहीं लाल। ठीक है, समझे मैडम आप? ओके, ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है, कि PLOs क्या चीज़ है, वो 12 एट्रीब्यूट या क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, और फिर वो किस तरह अचीव होती हैं, कि हर सब्जेक्ट के अंदर CLOs हैं, वो जब आप स्टडी करके उनके जब मार्क्स लगते हैं, तो वो पॉइंट्स आपके PLOs में चले जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लगी बात। जी मैडम। अब इसमें आपने किस चीज का ध्यान रखना है, अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो CLOs है ना,
ये हर सीएलओ पास करना आपके लिए जरूरी है। अब हर सीएलओ के अंडर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। हर सीएलओ के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जिस तरह ये सेकंड सीएलओ एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस डाइलेक्ट्रिक। अब नीचे जो कोर्स आउटलाइन है ना, इसमें आयोनाइजेशन, टाउनसेंड थ्योरी, कैथोड प्रोसेस, डीके प्रोसेस, स्ट्रीमर ब्रेकडाउन, कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन गैसीय लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, ये ब्रेकडाउन यहाँ तक जो है ना, ये इतना, ये सारा आपका सीएलओ 2 के अंडर आ रहा है। यहां तक आपका सारा सीएलओ 2 के अंडर आ रहा है। यानी कि आपने इन टॉपिक्स में ये नहीं आप कर सकते कि जी आपने इन टॉपिक्स में 0 मार्क्स ले लिए, बाकी टॉपिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए तो ओवर आपका सब्जेक्ट पास हो गया। ऐसे नहीं सिस्टम। आपने हर सीएलओ को अलहदा पास करना है। यानी कि इन टॉपिक्स से जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो टोटल जितने मार्क्स के भी क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है 2 मार्क्स का क्विज 1 में आ जाए, 6 मार्क्स का मिड में आ जाए, 10 मार्क्स का फाइनल में आ जाए, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 18 मार्क्स के टोटल हो गए ना क्वेश्चन, जो सीएलओ 1 से आए आपके पूरे, जब आपने पूरा सब सेमेस्टर पढ़ लिए। तो उन 18 में से आपने ये सीएलओ लाजमी पास करना है। ये 40 या 50% है, मुझे एग्जैक्ट नहीं कंफर्म, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। यानी कि उन 18 में से आपने 40% या 50% जितना भी आपका पासिंग थ्रेशोल्ड है मार्क्स लेने, यानी कि आपने 9 नंबर लेने हैं तो आप पास होंगे इस सीएलओ में। अगर आपका सीएलओ फेल होता है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैम जी एक ठीक है, सवाल था। हाँ जी पूछे। मैम जी जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड और थर्ड तक ये सैलो प्यालो मतलब हमने सैलो प्यालो नहीं पढ़े थे, तो उस वक्त फिर क्या रूल लगेगा जो पहले प्रीवियस पढ़ लिया हमने? जो ये आपने प्रीवियस स्टडी कर ली है ना, वो तो ऐसे चलता रहेगा। अब ये आपके लास्ट सेमेस्टर में मेन जो सही वाले लगे हैं, उससे पहले भी आपके लगते रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर असेसमेंट है वो पिछले सेमेस्टर में हुई है और इस सेमेस्टर में होगी। ठीक है, वो जो पिछले आपके गुजर गया है तो वो गुजर गया है, उसमें नहीं अब आपका पास फेल का या इस तरह का चक्कर नहीं है। अब इस सेमेस्टर में सब सब्जेक्ट्स में, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, और पिछले सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ है कि सब्जेक्ट्स में आपकी सीएलओ वाइज असेसमेंट हुई है। माइक्रो प्रोसेसर थ्योरी में भी आपकी सीएलओ वाइज ही असेसमेंट हुई है, उसमें वैसे आप सब लोग पास हैं, कोई भी सीएलओ फेल नहीं है किसी बच्चे का। लेकिन सीएलओ वाइज असेसमेंट हुई है और इस दफा भी आपकी सीएलओ वाइज होनी है। जो पिछला है ना, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस सेमेस्टर में आप मेन इस चीज को लें। पिछले सेमेस्टर में भी थोड़ा सा मिड में आके कंफर्म हुआ था, तो उस टाइम आप लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं दे सके थे। लेकिन जिस तरह आपका मिड के 2 पेपर बने थे ना, मिड क्विज 1 और क्विज 2 दो बने थे, उनमें से एक आपका सीएल 1 पे था, एक सीएल 2 पे था। ठीक है, इसी तरह आप जितने भी आपके एग्जाम या क्विजेस होंगे, आपको पहले मैं बता दिया करूंगी कि ये आपके कौन से सीएलओ पे बेस हो रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने ना इतने को मार्क्स लेने हैं एटलीस्ट इस क्विज में, तब मेरा सीएलओ 1 क्लियर होगा या तब मेरा सीएलओ 2 क्लियर होगा। ठीक हो गया। अब ये आपने यही मेक श्योर करना है कि हर सीएलओ के अंडर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स में से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो सीएलओ 1 में से आपने क्विज और मिड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए कि सीएलओ 1 मैंने अच्छी तरह स्टडी करके जाना है, फाइनल में मैंने एटलीस्ट इतने मार्क्स लेने हैं, तब मेरा सीएलओ पास होगा। वरना आपको सीएलओ रिपीट करना पड़ेगा। वो चाहे आपको दोबारा उसका क्विज देना पड़े, दोबारा उसकी असाइनमेंट हो, या दोबारा हो सकता है आपको पूरा सब्जेक्ट ही रिपीट करना पड़ जाए। ठीक है, ये एंड पे जब कोर्स एंड हो जाता है ना, फिर कमेटी बैठती है डिपार्टमेंट की, वो फिर डिसाइड करती है कि जिन स्टूडेंट के जो सीएलओस फेल हैं उनको किस तरह दोबारा उनकी रीवैल्यूएशन होनी है। तो बेहतर यही है कि आप फर्स्ट टाइम में सारे सीएलओस पास करें। इस सारी चीज का मकसद अब ये है कि आप कोई टॉपिक्स छोड़ नहीं सकते बीच में से। आपको हर सीएलओ के एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको पास कर सकें। अब जैसे ये आगे एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इन पावर सिस्टम, रोटेटिंग मशीन, सर्किट ब्रेकर, केबल्स, ठीक है, ये वाली जो चीज है ये आपकी सीएलओ 1 के अंडर आती है। ठीक हो गया। ये आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके जितने क्वेश्चन आएंगे, वो जब आपकी जब असेसमेंट हुआ करेगी ना, उसमें आपको ब्रेक डाउन बता दिया जाएगा कि इसमें इतने मार्क्स का सीएलओ 1 से क्वेश्चन आना है, इतने मार्क्स का सीएलओ 2 से आना है। उससे आपके लिए आसानी भी हो जाएगी, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इतने मार्क्स का इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आना है, इतने मार्क्स का इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ लगी कि हर सीएलओ में लदा लदा पास होना है, और हर सीएलओ से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। यहाँ तक बात होगी ना क्लियर। अब और भी बच्चों के लिए आसानी है इसमें, ये भी पता लग जाता है स्टूडेंट्स को कि किन टॉपिक्स में से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जो ओबी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है वो इवन ये भी डिफाइन कर देता है कि किन टॉपिक्स में से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जिस तरह
ये किस तरह डिफाइन होता है, ये जो CLO डोमेन लिखी हुई है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे शो हो रही है ना, ये CLO डोमेन लिखी हुई है, C3, C1, C4, P4, ठीक हो गया। जी मैडम। अभी इनका मैं आपको मतलब बताती हूँ कि इनका क्या मतलब है। जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर थ्योरी का जो आपका पहला चैप्टर था वो आपका C1 पे था, इसलिए उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे ना वो जस्ट आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे, उसमें से कोई भी आपको घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं आया था। जो आपके प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर 2 में से क्वेश्चन थे ना, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही थी, उसमें जितने क्वेश्चन थे उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। जो चैप्टर 1 वाले क्वेश्चन थे वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे, यानी कि जो रिकॉल नॉलेज होती है कि आपको एक चीज आपने याद की, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको हर टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपको ये लेवल पे पता लगता है। ये लेवल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन लेवल्स जोन सा भी आपका CLO जिस लेवल पे है ना, उस लेवल का क्वेश्चन आएगा आपको। अब लेवल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेवल्स क्या होते हैं, बेसिकली 3 डोमेन्स हैं आपकी जो है स्टडी के, जो भी चीज आप स्टडी करते हैं ना वो कोई 3 डोमेन में से किसी एक अंडर फॉल करता है। एक डोमेन है उसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, एक है साइकोमोटर डोमेन और एक है अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन आपकी सारी उन चीजों के साथ डील कर रहा है जो कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या टेक्निकल थेरी का जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनका क्वांटिटेटिवली असेस हो सकती हैं, वो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैथमेटिक्स का, वैसे इंजीनियरिंग नॉलेज का, ये सारा कुछ ये कॉग्निटिव डोमेन में फॉल करता है। इसके बाद आती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन वो चीज है जो कि आपकी एबिलिटी को डिस्क्राइब करती है कि आप प्रैक्टिकल्स कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन वो चीज है कि जो आपके बिहेवियर को एनालाइज कर सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने कई PLOs देखे थे ना, उसमें कम्युनिकेशन का PLO था, टीम वर्क का PLO था। भाई अब टीम वर्क को हम किस तरह असेस करें, क्वेश्चन तो नहीं दे सकते कि डिस्क्राइब हाउ टू बिहेव इन अ टीम वर्क, ठीक है, वो तो आप सारे याद करके आ जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां पे लिख देंगे। उससे ये तो नहीं जज हो सकता कि वाकई आप देखें, सिर्फ आपको पता होना इनफ नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि जी टीम में इस तरह बिहेव किया जाता है, तो वो आप जाके क्वेश्चन का आंसर पेपर में लिखा है कि जी टीम में इस तरह बिहेव करना चाहिए। उससे ये चीज तो नहीं पता लग रही कि क्या आप में वाकई वो क्वालिटीज डेवलप हो गई हैं, क्या कल को आप वाकई इस तरह बिहेव करेंगे। जिस तरह अब इस्लाम में हमें क्लियर पता है, हमें बता दिया गया है कि जी झूठ के बारे में क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जी झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आपने लिख देना फौरन झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग सब, हम लोग सब बोलते हैं झूठ, बोलते ही है ना, ठीक है। इसी तरह जो आपके अंदर ये जो बिहेवियर वाइज वाली क्वालिटीज है ना, इनको आप उस तरह नहीं जज कर सकते कि आप पेपर में क्वेश्चन पूछ लें तो वो तो बच्चा वहां पे ठीक ठीक लिखाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है, उसको किस तरह जज करना है। ये वाली जो चीज है ना, बिहेवियर से रिलेटेड, एथिक्स वाली, कम्युनिकेशन वाली, आपकी टीम वर्क वाली, इस तरह की जो चीजें हैं सोसाइटी वाली, ये आपकी अफेक्टिव डोमेन में फॉल करती हैं कि इससे आपके बिहेवियर को देख के ना टीचर मार्क्स लगाता है। साइकोमोटर में आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को देख के टीचर मार्क्स लगाता है, और कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें आपकी थेरियो की नॉलेज चेक होती है। अब जो आपका हाई वोल्टेज का सब्जेक्ट है, इसमें आपका बिहेवियर मैंने नहीं चेक करना, वो आपके बाकी किसी सब्जेक्ट में चेक होगा। इसमें जस्ट आपका कॉग्निटिव डोमेन में टेस्टिंग होगी, यानी कि आपकी थेरी और आपके प्रैक्टिकल स्किल्स की मैंने टेस्ट करना है, ठीक है। अब आपके कॉग्निटिव डोमेन यानी कि आपकी जो थ्योरी की वैल्यूएशन है, उसके जो लेवल्स हैं वो 6 लेवल तक वैल्यूएशन हो सकती है। ये जो लेवल है ना, इनकी अगर आपको समझ लग जाएगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछना है टीचर ने, कौन सा टॉपिक मैंने किस हद तक पढ़ना है। क्योंकि आप देखें ना, टॉपिक तो एक टाउनसेंड क्राइटेरिया ही मैं ले लूँ ना, उसकी हो सकता है जस्ट एक टीचर है उसने सिर्फ डेफिनेशन करवा दी है, एक टीचर है हो सकता है वो उसकी डेरिवेशन की डिटेल में गया हो, ठीक है। तो ये अब जो करिकुलम है ना, वो टीचर की मर्जी पे नहीं है, वो प्रॉपरली डिफाइंड है जिस डोमेन तक वो डिफाइन है, यानी कि कितनी डेप्थ में स्टडी करना है कौन सा टॉपिक, ये डोमेन्स वो चीज बताती हैं, और फिर उसी डेप्थ तक क्वेश्चन आता है इनमें से, ठीक हो गया। इसका जो C1 लेवल है ना, ये रिमेम्बरिंग का लेवल है, यानी कि अगर कोई CLO आपका C1 तक है ना, तो वो बस इस हद तक रहेगा कि आपको जस्ट एक चीज इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और वो इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी।
ठीक है, वो उस इन्फॉर्मेशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसका वो क्यों ऐसे है, कि कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए, बस एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपने याद रखना है। जिस तरह आपसे पूछा कि जी आपके एग्जीक्यूशन यूनिट में कौन से रजिस्टर होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए उस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो रजिस्टर क्या करते हैं, ये कोई मकसद नहीं है पीछे, बस ये पता होना चाहिए अच्छा एग्जीक्यूशन यूनिट में ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये वो वाली चीज है कि आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई और आपने उसको याद रखा है, आपसे सारे क्वेश्चनिंग भी उसी हद तक होगी। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो उनके क्वेश्चन जब हम बनाते हैं उसका, तो ये वाले कीवर्ड यूज करके बनाते हैं, यानी कि आपसे किसी चीज की डेफिनेशन पूछ लेंगे, डिफाइन टाउनसेंड्स ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ठीक है, उसमें आपने उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करना कि वो होता क्या है क्या नहीं, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है या आइडेंटिफाई करना है किसी चीज को। ठीक है, लिस्ट करना है, नेम करना है, ठीक है, रिकॉल करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिप्रोड्यूस करना है, सिलेक्ट करें। ठीक है, अब आप वो अपना अगर पेपर याद करें तो उसके अंदर मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसमें सारे यही थे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, या लिस्ट द रजिस्टर्स और इस तरह की बात की हुई थी, यानी कि उसमें जस्ट आपकी रिकॉल नॉलेज चेक होनी है। अगर कोई आपका सीएलओ है वो C1 डोमेन में, अगर आपका सीएलओ C2 डोमेन में है, तो वो उसमें आपका किस तरह क्वेश्चन आएगा, उसमें ये है कि आपको उस कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग की डोमेन है, सिर्फ रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ भी होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों है, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट जो आपको C2 डोमेन पे पढ़ाया गया है और जो आपका C2 डोमेन पे है। ठीक है, कंप्रीहेंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरपोलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं किसी चीज की पता होना चाहिए, जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ है उसकी जस्ट डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए, उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर सकें, यानी कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूटन थर्ड लॉ है क्या, ये किस कैसे इस तरह है। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्ट आपको बुक में लिखी डेफिनेशन याद का नहीं है, आप अपने वर्ड्स में भी उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये है आपका C2 डोमेन। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके C2 डोमेन में होंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एवेल्युएट कर रहे होंगे। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, आपको इंजीनियरिंग नॉलेज दे दी, अब आप उसको अंडरस्टैंड करके तो उसमें से चीजें रिकॉग्नाइज कर सकें, उसकी बेस पे या उसकी बेस पे अपने वर्ड्स में लिख सकें। ठीक है, इसके जो कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरह आ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि देखें, जज करें, समझें, देख के बताएं कि क्या चीज है। ठीक है, वो आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा उसकी बेस पे, जिस तरह आपने मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद एक आपको लाइन लिखी दे दी, मूव BX कॉमा 5 और नीचे लिख दिया एड BX कॉमा AX, इस तरह करके लिख दिया कुछ। ठीक है, तो वो उसको देख के आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ था मूव और एड इंस्ट्रक्शन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो देख के आपने जज कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड C2 लेवल है। ये जो कीवर्ड्स दिए हुए ना, ये वो वर्ड्स हैं जिन जो आप जिसकी बेस पे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनको यूज करके आपको किसी चीज को समराइज करने कह सकते हैं, प्रिडिक्ट करने कह सकते हैं, रीराइट का कह सकते हैं, इंटरप्रेट का कह सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने इंटरप्रेट के क्वेश्चंस दिए थे जो चैप्टर 2 में से थे, कि आपने प्रोग्राम्स को इंटरप्रेट करना था, यानी कि प्रोग्राम्स को देख के उसका आंसर जज करना था। मैम जी, हाँ जी, मैम जी, ये जो आपने बताया ये जो वर्ड है C1 C2 C3 C4, इसे हम जज हाँ कर जी, सकते हैं ये C2 का है या C1 का हाँ जी, क्वेश्चन? जब पेपर में एक तो ये ना कि आपको ये मैंने ये वाला अभी आपको बता दिया। ठीक है, आपको पता लग गया कि ये आपका CLO1 जो है ये C3 डोमेन में, तो जब आपने तैयारी करनी है ना, तब भी आपने इस तरह तैयारी करनी है कि आपको पता होगा कि ये C3 डोमेन में इसमें इस तरह क्वेश्चन आएगा, और जब क्वेश्चन आएगा उसको भी देख के आप जज कर सकते हैं कि ये C3 डोमेन से आया है, क्योंकि उसमें ये वाले वर्ड्स यूज हुए होंगे क्वेश्चन में। ठीक हो गया, ये कोई हतमी वर्ड्स नहीं है, इसमें कोई एक आधा वर्ड एडिशन भी हो सकती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझें इसके पीछे, कि आपका जिस तरह आप ये जो आपका CLO2 है, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म सॉलिड लिक्विड और गैस, इसमें जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी ना, तो ये मैं आपसे जस्ट इसमें आपको मैं ज्यादा कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने का नहीं पूछूंगी।
अभी हो सकता है मैं इसको C2 लेवल पे ले जाऊं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको ना जस्ट जनरल बता रही हूँ। अगर जब आपका एक्चुअल एग्जाम होने लगेगा ना, तब मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि जो ये टॉपिक्स हैं CLO1 ये C1 लेवल पे या C2 लेवल पे या C3 पे, ठीक है। तब आप तैयारी करते हुए ज़हन में रखिएगा कि आपने किस हद तक तैयारी करनी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये C1 लेवल पे है, ठीक है। अभी मुझे एज इट इज कोर्स आउटलाइन मिली, अभी मैंने इसमें डिटेल चेंजेस नहीं की, गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं देखूंगी करनी है कि नहीं। अभी फिलहाल ये C1 पे है, तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में जितनी भी आपको स्टडी किया ना आपने, उसमें जस्ट आपने ना वो याद रखनी है बातें। आपको क्लियर होगा कि अच्छा मुझे ना कोई कंसेप्चुअल या एक्सप्लेनेशन का नहीं किसी ने पूछना, मैंने ना बस इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो पेपर में भी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन याद रखने का पूछा जाएगा। अब वो याद जो रखनी है उसके इन्होंने कीवर्ड आगे दे दिए, ठीक है। तो पेपर में देख के भी आपको पता लग जाएगा कि ये इतने लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि ये CLO का ये इतना लेवल था, तो आपको पेपर से पहले भी पता होगा कि फ्लां CLO से अगर क्वेश्चन आया तो वो मेरा इस लेवल पे पूछा जाएगा, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो C3 लेवल है, अब आपका जो ये वाला है वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स और एप्लीकेशन, ये C3 लेवल पे है। C3 जो लेवल है आपका, इसका मतलब ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट का जो पता है, यानी कि जब C3 लेवल तक जो है ना आपके टॉपिक्स, उनका मतलब ये है कि पहले आपने उनको C1 लेवल पे स्टडी किया, फिर C2 पे टीचर ने आपको पढ़ाया, फिर वो आपको C3 तक लेके गया। तो जब उसने क्वेश्चन पूछना है तो उसने C3 का ही पूछना है, उसमें से आपका C1 या C2 का क्वेश्चन नहीं पूछना टीचर ने। यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स जाहिर है मैं आपको पढ़ाना C1 लेवल से शुरू करूंगी, यानी कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि वो होते क्या है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, SF6 होता है और भी पता नहीं कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं और क्या वजह है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आगे भी इसको लेके जाएंगे कि जो उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आप उस नॉलेज को अप्लाई करने के काबिल हो सके। ठीक है। यूज अ कंसेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन और अनप्रॉम्प्टेड यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन अप्लाइज व्हाट वाज लर्नड इन द क्लासरूम इनटू नोवेल सिचुएशंस। यानी कि एक तो मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया है ना, अब जो आपको क्लास में पढ़ाया ना वो नहीं आना क्वेश्चन, अब लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है क्लास में, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, उसकी बेस पे ना मैंने एक नया क्वेश्चन डिजाइन करना है, एक नई सिचुएशन क्रिएट करनी है। ठीक है। वो आपको, आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि जो आपने क्लास में पढ़ा है ना उसको इस्तेमाल करते हुए आप उस सिचुएशन को देख के वहां पे आंसर कर सकें, यानी कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकें एक न्यू सिचुएशन में। ये आपका C3 लेवल है। ठीक हो गया। जो C3 लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये मोस्टली जिस तरह न्यूमेरिकल्स भी होते हैं वो मोस्टली C3 लेवल पे होते हैं कि आपने एक फार्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया कि किस तरह करना है। जिस तरह नोडल एनालिसिस है, आपने नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया है कि नोडल एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो जो नोडल एनालिसिस क्वेश्चन आता है ना आपके पेपर में वो C3 लेवल का होता है कि एक न्यू सर्किट दे दिया जाता है आपको, तो आपकी जो नोडल एनालिसिस की आपकी जो नॉलेज होती है, जो आपने क्लास में और क्वेश्चन किए होते हैं पहले, उसी की बेस पे आप उस सर्किट को फिर सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस टेक्निक के साथ। ठीक है। ये आपका C3 लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आपके C3 लेवल के क्वेश्चन वो वाले होंगे जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की बेस पे एक न्यू सिचुएशन पे अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सके। ठीक हो गया। तो जो जितने आपके जो CLO आपका C3 लेवल पे उस पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको न्यू सिचुएशन में अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे, यानी कि उन टॉपिक्स को आपको डीपली इस तरह स्टडी करना पड़ेगा। उन टॉपिक से आपको रिकॉल के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कौन कौन से लिस्ट द नेम ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में कोई इस तरह की चीज नहीं चाहिए आपको। इन्फॉर्मेशन हो, आपको कॉन्सेप्ट हो और उसको आपने न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे C3 लेवल के। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं C4 लेवल। C4 लेवल है एनालाइजिंग, separates material or concept into component parts so that its organizational structure may be understood, distinguishes between facts and interference। Analysis अब जो होता है, एक तो ये कि आपकी सबसे पहले आपकी नॉलेज है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, फिर है आपकी एप्लीकेशन, क्या आपने उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को न्यू सिचुएशन पे अप्लाई कर दिया। ठीक है। फिर आपने सिर्फ अब ये नहीं कि जो आपने अंडरस्टैंड और कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको न्यू सिचुएशन पे अप्लाई कर दिया, अगला आपका जो इससे नेक्स्ट नॉलेज का लेवल आता है वो ये आता है कि एक कोई मसला है या एक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपने एनालिसिस करके किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है। यानी कि आप अपने टास्क को ब्रेक डाउन करें डिफरेंट कंपोनेंट्स में,
ठीक है, कि अच्छा ये ओवरऑल मसला, ये ओवरऑल टास्क है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, ये इसका ये मसला लदा लदा लदा, अब मैं देखता हूँ कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या किस चीज को मैंने इम्प्रूव करके तो फाइनल आंसर पे पहुंचना है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रबल, यहाँ ये नेक्स्ट कॉलम में इसकी एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह ट्रबल शूटिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट बाय यूजिंग लॉजिकल डिडक्शन। अब आपको एक ट्रेनर पड़ा है लैब में, ठीक है, आप लैब इंजीनियर है, अब वो ट्रेनर चलना बंद हो गया, अब आप उस ट्रेनर क्यों चलना बंद हुआ है इस चीज पे आप किस तरह पहुंचेंगे, आप एनालिसिस से पहुंचेंगे। ठीक है, ये C4 लेवल है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का पेपर में आ जाए, आपको यानी कि सारी डिटेल दी हो, आप ट्रेनर को अंदर से खोलेंगे, खोल के उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे वोल्टेजेस चेक करेंगे कि किसी पॉइंट, हर पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आना चाहिए, नहीं आ रहा, आप फिर जज करेंगे कि कहाँ से कोई कनेक्शन ब्रेक तो नहीं है, कोई फ्यूज तो नहीं उड़ गया, कौन सा कंपोनेंट जल गया है। ठीक है, वो प्रॉब्लम को डिफरेंट पोर्शन में ब्रेक डाउन कर देंगे कि अच्छा मैं पहले वोल्टेजेस चेक करता हूँ, वो अगर सारे ठीक आ रहे हैं तो फिर वो मैं कैपेसिटेंसेस मैंने चेक करनी है, अगर वो सही आ रही है तो फिर, यानी कि ना आपने एक बड़ा ही प्रॉब्लम था, उसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया, हर पार्ट को अलग से देखा कि क्या है क्या नहीं है, उसका एनालिसिस किया, और फिर जो भी आपसे बात पूछी गई थी उस एनालिसिस की बेस पे आपने उस बात का आंसर किया। ये आपका C4 लेवल का है। ठीक है, इसमें जो आपके आते हैं कीवर्ड्स, एनालाइज, ब्रेक डाउन, कंपेयर, कंट्रास्ट, डायग्राम, डिकंस्ट्रक्ट, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश। ठीक है, यानी कि दो चीजों में हो सकता है आपको डिस्टिंग्विश करने क्या दिया, दो सिनेरियो दिए हैं, उसका आप एनालिसिस करके उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा इस सिनेरियो में ये चीजें हैं, लेकिन इसमें एज कम्पेयर टू दैट वन ये चीजें हैं, तो इन दोनों का ये फर्क है। ठीक है, यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें फर्क बता रहे हैं, सिमिलैरिटीज बता रहे हैं, एक दूसरे से उसको देख रहे हैं कि मुख्तलिफ है नहीं मुख्तलिफ। ठीक है, कुछ जो हैं आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको सेम भी नजर आएंगे, जिस तरह C4 पे भी आइडेंटिफाई लिखा हुआ है और C1 पे भी आइडेंटिफाई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आइडेंटिफाई, लेकिन आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझना है। C1 पे जो आपको आइडेंटिफाई चीज करने कहेंगे ना, वो चीज करने कहेंगे कि उसके पीछे जस्ट आपकी नॉलेज होगी, जो आपने बात याद की हुई है उसकी बेस पे आपको आइडेंटिफाई करने कहेंगे। जो C4 पे अगर आइडेंटिफाई यूज होता है ना, तो C4 में आइडेंटिफाई इस तरह यूज होता है कि आपको कोई न्यू सिचुएशन दे दी है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम बता दी है, तो उसके अंदर आपने कोई एक सिचुएशन दे दी, उसके अंदर आपने फर्स्ट करें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, तो वो आपने प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि वो आपने अपनी नॉलेज बेस पे नहीं आइडेंटिफाई करनी, वो अपने एनालिसिस के स्किल पे आइडेंटिफाई करनी है कि वो सिचुएशन टोटली न्यू है, वो बुक में नहीं थी सिचुएशन वो वाली, आपने बुक से याद नहीं किया हुआ उसको, आपने कोई कंसेप्ट बुक से याद किए थे, वो कंसेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग थी, फिर वो कंसेप्ट आपने अप्लाई भी करके देखे हुए थे, इस पूरे नॉलेज की बेस पे आपने वो प्रॉब्लम का एनालिसिस किया। ठीक है, उस प्रॉब्लम को देखा और फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये क्या मसला है, या फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि इसकी क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो कीवर्ड से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, कीवर्ड जस्ट एक आपकी गाइडेंस के लिए, मेन चीज आपका फोकस होना चाहिए कि हर लेवल आपसे किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग चाहता है, किस टाइप की आपके अंदर एबिलिटी चाहता है। C1 लेवल आपके अंदर बस ये चाहता है कि इसके अंदर रिमेम्बरिंग हो बस। C2 लेवल में आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। C3 लेवल पे ये है कि आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट। C4 लेवल पे ये है कि आपको एनालाइज भी करना आना चाहिए। ठीक है, C5 फिर अवेल्युएट हो जाता है कि आपने एनालिसिस करने के बाद कोई उसके बारे में जजमेंट दे दी है, और C6 लेवल हो जाता है कि फिर आप नए सिरे से शुरू से क्रिएट कर रहे हैं कोई मसला, यानी कि कोई सोल्यूशन, कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आपको बाकी सारी चीजें, सारे लेवल जब आपने अचीव कर लिए होते हैं, फिर आप C6 पे चले जाते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपका C5 या C6 पे मेरा नहीं ख्याल आपका कोई है सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में, शायद कोई हो, वो आप दूसरी चीजें से पूछ सकते हैं। मेरे कोर्स तक फिलहाल C4 लेवल तक है, ये भी अभी आपका कोई हतमी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको जब पढ़ा रही होंगी मैं और जब इसके असेसमेंट होने लगेगी क्विज में या असाइनमेंट में, ठीक है, तो आप लोगों को मैं कन्वे कर दूंगी कि ये आपका कौन सा CLO है और किस लेवल तक हमने ये स्टडी किया है, और आपने किस लेवल तक इसको जहन में रख के पढ़ के आना है, और किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया? मैम जी ये सारा कुछ हमारा NTC की वजह से हो रहा ना? हाँ जी, ताकि आपकी जो NTC का भी रिसेंट विजिट भी हुआ है, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया विजिट, तो उन्होंने जब आपको रिकग्नाइज करना है तो वो ये चीज डिमांड करते हैं कि बच्चों को इस तरह आपने पढ़ाया हुआ है और इस लेवल पे, यानी कि वो फिर आप बच्चों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बताएं कि कौन से CLOs थे, बच्चों ने क्या अचीव किया और कौन से PLOs पे उनके पॉइंट्स गए हैं और वो किस तरह अचीव हुआ, ये सारी चीजें NTC आके देखती है।
ये इंजीनियरिंग वाले भी यही पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग वालों से भी अगर आप राब्ता करेंगे तो वो भी सारा इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये अच्छी चीज है, इसमें आप लोगों का फायदा है, ठीक है। आप ब्लाइंड नहीं बैठे होते, आपको हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये टॉपिक मैंने कितनी डेप्थ में स्टडी करना है और इसका किस तरह का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका जो लैब वाला है, ये आपका लैब में ClO4 लैब में सर्च होगा, ये P4 लेवल पे है। ये साइकोमोटर डोमेन के लेवल है। हाँ जी, किसी ने पूछना है कुछ? मैम जी हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी की लैब है हमारी। टेक्नोलॉजी की जो आपकी फिजिकल लैब एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर तो ये कोरोना वायरस वाली सिचुएशन खत्म होगी तो मेरे ख्याल से आपको इंडस्ट्री का विजिट करवाया जाएगा, अगर परमिशन मिल गई और ये कोरोना वाली सिचुएशन सेमेस्टर के एंड तक खत्म हो गई तो हमारे पास लैब्स, मतलब जहाँ पे लैब एग्जिस्ट करती है ना, वापडा में, एकेडमी में या कहीं पे, अगर परमिशन मिल जाती है तो वहां ले जाके इंशाल्लाह आपको लैब्स करवाई जाएंगी। नहीं तो फिर ये है कि वो हर लैब के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं कि ये लैब इस तरह हमने करनी थी और इसके ये पॉसिबल आप ऑब्जर्वेशन है ये वो आपको वैसे बता दी जाएंगी, ठीक है। इस पे ये है कि आपकी P4 लेवल तक है, यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। मैं अब जब लैब डिजाइन करूंगी फिर मैं देखूंगी कि कौन सा इसका लेवल है, लेकिन ये P4 लेवल पे है कि दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल, लर्न रिस्पॉन्स हैव बिकम हैबिचुअल एंड मूवमेंट कैन बी परफॉर्म, ठीक है। इसमें भी सारे स्किल हैं, P1 P2 P3 P4। अब टाइम जो है काफी हो गया मेरे ख्याल से, ये मैं फिर नेक्स्ट टाइम, अभी हमने लैब अभी स्टार्ट नहीं करनी, पहले हम थ्योरी के थोड़े से कॉन्सेप्ट ले लेंगे ना, उसके बाद फिर हम लैब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही लैब समझ आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मैं आपको इनकी फिर डिटेल समझा दूंगी। अभी थ्योरी के लेवल तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट किस तरह पढ़ना है और फिर उसके अलावा कौन से टॉपिक्स पे गौर रखना है और मार्क्स किस तरह लेने हैं और ये सारी चीजें। और पहले हम ना ये ब्रेक डाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाले टॉपिक्स पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ClO2 सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। अभी तक इस बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। है किसी का क्वेश्चन कोई?